नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी किसी मामूली राजा की नहीं, बल्कि भारत के उस सम्राट की है जिसने समुद्र को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब भारतीय नौसेना का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आज के वीडियो में हम चोल साम्राज्य और महान सम्राट राजेंद्र चोल के उस अद्भुत सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हजारों मील दूर जाकर विशाल समुद्र के बीच दुश्मनों को धूल चटाई थी। यह कहानी केवल युद्ध और तलवारों की नहीं है, बल्कि यह भारतीय विज्ञान और साहस की भी कहानी है। आज हम आपको बताएंगे कि बिना आधुनिक तकनीक के हमारे पूर्वजों ने कैसे असंभव को संभव कर दिखाया था। इस रोमांचक सफर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। कृपया आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी भारत के कोने-कोने तक पहुंच सके। आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हम ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के इतिहास के इस महासागर में गोता लगाते हैं। हम अक्सर स्कूलों में वास्को डी गामा या कोलंबस के समुद्री कारनामों के बारे में पढ़ते आए हैं। हमें बताया जाता है कि कैसे यूरोपीय नाविकों ने दुनिया की खोज की और नए रास्ते ढूंढे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे कई सदियों पहले भारतीय नाविक समुद्र के स्वामी बन चुके थे? भारत के दक्षिण में तंजावुर की पवित्र भूमि पर एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कावेरी नदी के हरे भरे मैदानों में पनपी चोल सभ्यता ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। चोल राजाओं ने न केवल भारत की धरती पर राज किया, बल्कि समुद्र पार करके अपना ध्वज फहराया। आज हम विशेष रूप से राजेंद्र चोल और उनकी अजेय नौसेना की विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि उस जमाने में बिना जीपीएस और इंजन के जहाज कैसे चलते थे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों सैनिकों और हाथियों को समुद्र के रास्ते कैसे ले जाया जाता था? आज हम उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और इतिहास को बहुत करीब से महसूस करेंगे। राजेंद्र चोल का यह अभियान केवल एक हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरी सोच का परिणाम था। उन्होंने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए समुद्र के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा किया था। तो चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस सुनहरे दौर में वापस चलते हैं। यह वह समय था जब भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के मसाले, कपड़े और रत्न दुनिया भर के बाजारों में सबसे कीमती माने जाते थे। लेकिन इस सोने की चिड़िया की रक्षा के लिए लोहे जैसी मजबूत बाहों की जरूरत थी। चोल सम्राटों ने यह बहुत पहले ही समझ लिया था कि असली ताकत जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र में है। उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक विशाल और शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। राजेंद्र चोल अपने पिता महान राजा राजा चोल के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़े थे। उनके पिता ने चोल नौसेना की नींव रखी थी और उसे संगठित करना शुरू किया था। राजा राजा चोल ने दक्षिण भारत और श्रीलंका के कई हिस्सों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन राजेंद्र चोल की महत्वाकांक्षाएं आसमान से भी ऊंची थीं, और वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उस नौसेना को दुनिया की सबसे घातक और अनुशासित शक्ति में बदल दिया। उन्होंने जहाजों के निर्माण में नई और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना शुरू किया। चोलों के जहाज उस समय की इंजीनियरिंग और विज्ञान का बेहतरीन नमूना माने जाते थे। वे बहुत बारीकी से जानते थे कि समुद्र के खारे पानी में कौन सी लकड़ी ज्यादा दिन तक टिकेगी। जहाजों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की मजबूत सागौन और अन्य लकड़ियां जंगलों से मंगवाई जाती थीं। कारीगर लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। वे जानते थे कि समुद्र के पानी से लोहे में जंग लग सकता है और जहाज बीच मझधार में टूट सकता है। इसीलिए वे नारियल की रस्सियों और विशेष प्रकार के प्राकृतिक गोंद का इस्तेमाल करते थे। इस तकनीक से जहाज लचीले बनते थे और समुद्र की लहरों की चोट को आसानी से सह सकते थे। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। चोलों के पास एक या दो नहीं, बल्कि कई अलग-अलग तरह के जहाजों का पूरा बेड़ा था। कुछ जहाज केवल रसद और सामान ढोने के लिए होते थे, ताकि सेना भूखी न रहे। कुछ छोटे जहाज जासूसी करने और दुश्मन की टोह लेने के लिए आगे भेजे जाते थे। सबसे खतरनाक वे युद्धपोत थे, जिन पर सैनिकों के रहने और लड़ने की पूरी व्यवस्था होती थी। इन विशाल जहाजों में कई मंजिलें होती थीं, जहां हजारों सैनिक आराम से रह सकते थे। क्या आपको पता है कि वे अपने साथ युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथियों को भी जहाज पर ले जाते थे? समुद्र के रास्ते विशालकाय हाथियों को ले जाना उस समय का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता था। इसके लिए उन्होंने विशेष प्रकार के रैंप और चौड़े तल वाले बड़े जहाज तैयार किए थे।
हाथियों को इस तरह से ट्रेंड किया जाता था कि वे लहरों से घबराएं नहीं और शांत रहें। इन हाथियों का इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में उतरकर किले के दरवाजे तोड़ने के लिए होता था। राजेंद्र चोल की नजरें दक्षिण पूर्व एशिया के शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य पर टिकी थीं। यह साम्राज्य आज के इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के कुछ इलाकों में फैला हुआ था। उस समय चीन और भारत के बीच होने वाला सारा समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता था। श्री विजय के राजा इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से मनमाना टैक्स वसूलते थे। वे अक्सर भारतीय व्यापारियों को परेशान करते थे और कभी-कभी उनका माल भी लूट लेते थे। व्यापारियों ने जब अपनी पीड़ा राजेंद्र चोल को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तय किया कि वे इस समस्या का हमेशा के लिए अंत कर देंगे और रास्ता साफ करेंगे। यह भारत के सम्मान और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत जरूरी कदम था। उन्होंने अपनी नौसेना को युद्ध के लिए तैयार होने का सख्त आदेश जारी कर दिया। हजारों जहाजों का एक विशाल बेड़ा तैयार किया गया, जो देखने में किसी तैरते हुए शहर जैसा लगता था। सैनिकों को समुद्र में लड़ने के लिए महीनों तक विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सिखाया गया कि हिलते हुए जहाज पर सटीक निशाना कैसे लगाना है और संतुलन कैसे बनाना है। उन्हें पानी में तैरने और रस्सियों के सहारे दुश्मन के जहाज पर कूदने की ट्रेनिंग दी गई। ये सब इतना आसान नहीं था जितना आज हमें सुनने में लगता है। उस समय समुद्र को पार करना साक्षात मौत को दावत देने जैसा माना जाता था। समुद्री तूफान और अनजान रास्तों का डर हमेशा नाविकों के मन में बना रहता था। लेकिन चोल सैनिकों के दिलों में अपने राजा और अपनी मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम था। राजेंद्र चोल ने अपने राज ज्योतिषियों से बात करके यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाया। हवाओं का रुख और मौसम का हाल देखकर उन्होंने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। जब चोल नौसेना बंदरगाह से निकली तो ऐसा लगा जैसे समुद्र का पानी जहाजों से ढक गया हो। हजारों सफेद पाल वाले जहाज हवा से बातें कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। यह दृश्य इतना भव्य रहा होगा कि तट पर खड़े देखने वालों की आंखें फटी रह गई होंगी। उनका लक्ष्य हजारों मील दूर श्री विजय साम्राज्य का सुरक्षित बंदरगाह था। रास्ते में उन्हें कई दिनों और हफ्तों तक केवल नीला पानी और खुला आसमान दिखता था। रात के समय वे आसमान में तारों की स्थिति देखकर अपनी दिशा तय करते थे। चोल नाविकों को नक्षत्रों और समुद्री हवाओं का बहुत गहरा और वैज्ञानिक ज्ञान था। वे जानते थे कि किस मौसम में मानसून की हवा किस दिशा में बहेगी और जहाज को तेज करेगी। इसी ज्ञान के दम पर उन्होंने बंगाल की खाड़ी को अपनी निजी झील बना लिया था। रास्ते में कई छोटे द्वीपों पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला और ताज़ा पानी व भोजन लिया। उन्होंने निकोबार द्वीप समूह को अपना एक प्रमुख सैन्य बेस बनाया था। वहां से उन्होंने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और हमले की अंतिम योजना बनाई। श्री विजय के राजा को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे लगा था कि इतनी दूर से कोई भारत से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे अपने समुद्र और अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जो जल्द ही टूटने वाला था। लेकिन राजेंद्र चोल ने असंभव को संभव करने की ठान ली थी और वे पीछे हटने वाले नहीं थे। सन 1025 के आसपास चोल नौसेना पूरी ताकत के साथ श्री विजय के तट पर पहुंची। उन्होंने दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और अचानक जोरदार हमला बोल दिया। चोल सैनिकों ने दुश्मन के बंदरगाहों को चारों तरफ से घेर लिया और नाकाबंदी कर दी। इतिहासकार बताते हैं कि चोलों ने इस युद्ध में आग के तीरों का भी इस्तेमाल किया था। उन्होंने दुश्मन के जहाजों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंककर उनमें आग लगा दी थी। देखते ही देखते श्रीविजय की शक्तिशाली मानी जाने वाली नौसेना जलकर खाक होने लगी। समुद्र की लहरें दुश्मन के जहाजों के मलबे से भर गईं और धुआं आसमान छूने लगा। चोल सैनिक तेजी से अपनी नावों से तट पर उतरे और शहर की तरफ बढ़े। उनके साथ आए प्रशिक्षित हाथी दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों के जयघोष से पूरा रणक्षेत्र गूंज उठा। श्री विजय के सैनिक चोलों की वीरता और अचूक रणनीति के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। राजेंद्र चोल की सेना ने केदाह और सुमात्रा जैसे प्रमुख शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने वहां के राजा को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया और चोल ध्वज फहराया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद राजेंद्र चोल को कदारम कोंडन की उपाधि दी गई। इसका अर्थ है केदाह को जीतने वाला महान और पराक्रमी सम्राट। यह विजय भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी और साहसिक समुद्री विजय मानी जाती है। इसने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का दबदबा और शक्ति कायम कर दी थी। अब चीन और भारत के बीच का व्यापारिक रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था। भारतीय व्यापारी अब बिना किसी डर के अपना सामान ला और ले जा सकते थे। चोलों ने वहां के स्थानीय राजाओं को हटाकर अपना शासन नहीं थोपा, बल्कि उन्हें मित्र बनाया।
उन्होंने वहां के लोगों के साथ गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध जोड़े। यही कारण है कि आज भी वहां के देशों में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। इंडोनेशिया और कंबोडिया के प्राचीन मंदिरों में चोल वास्तुकला साफ दिखाई देती है। वहां के लोक नृत्यों और कहानियों में आज भी रामायण और महाभारत का जिक्र होता है। यह सब उस दौर के सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही एक सुंदर परिणाम है। राजेंद्र चोल ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि लोगों के दिल भी जीते थे। उन्होंने व्यापार को इतना बढ़ावा दिया कि भारत में धन की वर्षा होने लगी। दुनिया भर से सोना चांदी और कीमती रत्न भारत के बाजारों में आने लगे। तमिल व्यापारियों के संघ पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी और शक्ति के लिए मशहूर हो गए थे। इन व्यापारिक संघों के पास अपनी निजी सेना होती थी, जो माल की रक्षा करती थी। नागापट्टिनम उस समय का सबसे व्यस्त और समृद्ध बंदरगाह बन गया था। वहां दिन रात जहाजों का आना जाना लगा रहता था और व्यापार फल फूल रहा था। चोल साम्राज्य की समृद्धि का अंदाजा आप उनके द्वारा बनाए गए भव्य मंदिरों से लगा सकते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर उनकी अपार शक्ति और गहरी भक्ति का प्रतीक है। राजेंद्र चोल ने भी अपने पिता की तरह एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया था। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नाम का एक नया और सुंदर शहर बसाया था। इस शहर को बसाने के पीछे भी एक बहुत ही रोचक और गर्व करने वाली कहानी है। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत की ओर भी अपनी विशाल सेना भेजी थी। उनका उद्देश्य किसी राज्य को हड़पना नहीं, बल्कि पवित्र गंगा जल लाना था। वे चाहते थे कि पवित्र गंगा का जल उनके राज्य में भी आए और उसे पवित्र करे। उनकी सेना ने उड़ीसा और बंगाल के रास्तों से होते हुए गंगा नदी तक मार्च किया। वहां के राजाओं को हराकर वे सम्मान के साथ गंगा जल लेकर वापस लौटे। इस जल को उन्होंने अपने नए शहर के एक विशाल मानव निर्मित तालाब में डाला। इस तालाब को चोल गंगम नाम दिया गया, जिसे उनकी जीत का एक तरल स्तंभ माना गया। यह घटना दिखाती है कि उनके मन में अपनी संस्कृति और नदियों के लिए कितना सम्मान था। वे उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ना चाहते थे। चोल प्रशासन भी उस समय का दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रशासन माना जाता था। उनके राज्य में गांव के लोगों को अपनी स्थानीय सरकार चुनने का पूरा अधिकार था। यह आज के लोकतंत्र जैसा ही एक बहुत शुरुआती और प्रभावी रूप था। उत्तर मेरूर के प्राचीन शिलालेखों में हमें ग्राम सभाओं के बारे में विस्तार से पता चलता है। वहां चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और पूरी तरह से निष्पक्ष होती थी। भ्रष्टाचार करने वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती थी। चोल राजा अपनी प्रजा की भलाई और सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी झीलें और नहरें पूरे राज्य में बनवाई थीं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने की उनकी तकनीक बेमिसाल और वैज्ञानिक थी। वे जानते थे कि खेती ही राज्य की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। इसीलिए उन्होंने किसानों को हर संभव मदद दी और उन पर टैक्स का बोझ कम रखा। यही कारण था कि चोल साम्राज्य कई सौ सालों तक लगातार फलता फूलता रहा। उनका न्याय तंत्र भी बहुत सख्त था और अमीर गरीब सबके लिए बराबर था। राजा खुद लोगों की समस्याएं सुनते थे और तुरंत फैसला सुनाते थे। अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी ताकि कोई दूसरा अपराध करने की हिम्मत न करे। चोल काल में कला साहित्य और मूर्ति निर्माण का भी बहुत विकास हुआ। कांस्य की नटराज मूर्ति चोल कला का सबसे उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। इस मूर्ति की सुंदरता और संतुलन आज भी दुनिया भर के कलाकारों को मोहित करता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े संग्रहालयों में चोल काल की मूर्तियां शान से रखी हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारे कलाकार कितने निपुण और दूरदर्शी थे। लेकिन समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है और हर साम्राज्य का अंत होता है। चोल साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और बिखरने की कगार पर आ गया। पांड्य राजाओं और अन्य पड़ोसी शक्तियों ने चोलों को चुनौती देना शुरू कर दिया। आपसी कलह और बाहरी आक्रमणों ने इस महान साम्राज्य को धीरे धीरे गिरा दिया। लेकिन चोलों की विरासत आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में जिंदा है। उनकी बनाई झीलें आज भी हजारों किसानों की प्यास बुझा रही हैं। उनके बनाए मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उनकी नौसेना की रणनीतियां आज भी हमें सुरक्षा और साहस की प्रेरणा देती हैं। आधुनिक भारतीय नौसेना चोलों को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानती है। हमारे कई युद्धपोतों के नाम महान चोल राजाओं के नाम पर रखे गए हैं। यह हमें हर पल एहसास दिलाता है कि हम एक महान समुद्री राष्ट्र के वारिस हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का इतिहास केवल गुलामी का नहीं है। हमारा इतिहास शौर्य, विजय और तकनीकी उत्कृष्टता का एक सुनहरा अध्याय है। आज की पीढ़ी को राजेंद्र चोल की कहानियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।
हमें सीखना चाहिए कि बड़ा सोचने की हिम्मत कैसे की जाती है और सपने कैसे देखे जाते हैं। हमें सीखना चाहिए कि संसाधनों की कमी होने पर भी अपनी बुद्धि से कैसे जीता जाता है। राजेंद्र चोल के पास आधुनिक रडार या डीजल इंजन वाले जहाज नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो आज के समय में भी बहुत मुश्किल लगता है। यह सब उनकी प्रबल इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम था। हमें अपने इतिहास की इन कहानियों पर गर्व करना चाहिए और सिर ऊंचा रखना चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हम विश्व गुरु क्यों और कैसे कहलाते थे। हमारे पास ज्ञान, विज्ञान और वीरता का एक अटूट और विशाल भंडार था। आज जब हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो हमें अपने इसी गौरवशाली इतिहास से नई ऊर्जा और प्रेरणा लेनी होगी। चोल साम्राज्य की कहानी हमें आत्मविश्वास से भर देती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये हमें बताती है कि भारतीय किसी से कम नहीं है और हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो या रक्षा का। हम हमेशा सबसे आगे थे और रहेंगे। आज भी अगर हम ठान लें, तो हम दुनिया में फिर से अपना परचम लहरा सकते हैं। जरूरत है तो बस अपनी जड़ों को पहचानने और उनसे गहराई से जुड़ने की। इतिहास की किताबों में अक्सर चोलों को वो जगह नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। हम मुगलों और अंग्रेजों के बारे में तो बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन अपने ही देश के इन महान नायकों को अक्सर भूल जाते हैं। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन कहानियों को जन जन तक पहुंचाएं। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि राजेंद्र चोल कौन थे और उन्होंने क्या किया था। उन्हें बताना होगा कि हमारे पूर्वजों ने समुद्र की लहरों पर राज किया था, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस कर सके और प्रेरित हो सके। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको इतिहास के हर पहलू को समझा सकें। हमने चोलों की युद्ध नीति से लेकर उनकी अद्भुत वास्तुकला तक सब कुछ कवर किया। उम्मीद है कि आपको यह ऐतिहासिक यात्रा बहुत पसंद आई होगी और रोमांचक लगी होगी। आपने महसूस किया होगा कि हमारा अतीत कितना भव्य और गौरवशाली था। कैसे हमारे राजाओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। कैसे उन्होंने व्यापार के जरिए पूरी दुनिया को भारत से जोड़ा था। यह सब जानकर निश्चित ही आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। चोल नौसेना की यह कहानी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि एक मिसाल है। यह एक सबूत है कि भारत हमेशा से एक महाशक्ति रहा है और आगे भी रहेगा। समय का चक्र घूमता है और भारत फिर से उसी ऊंचाई पर जरूर जाएगा। बस हमें अपने इतिहास से सही सबक सीखने और एकजुट रहने की जरूरत है। हमें अपने अंदर उसी साहस और अनुशासन को फिर से जगाना होगा। राजेंद्र चोल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विजय के लिए योजना कितनी जरूरी है। बिना सही योजना और तैयारी के केवल जोश से युद्ध नहीं जीते जाते। चोलों ने हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया था, चाहे वह जहाज हो या रसद। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र था, जिसे हमें अपनाना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें भी ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए। चाहे आप छात्र हों या नौकरी पेशा, यह इतिहास सबके लिए प्रेरणादायक है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देने की ओर बढ़ रहे हैं। हमने चोल साम्राज्य के सुनहरे पन्नों को आपके सामने पलटने की छोटी सी कोशिश की। आज हमने जाना कि राजेंद्र चोल को पंडित चोल क्यों कहा जाता था। हमने जाना कि उनकी नौसेना कैसे भयानक तूफानों से लड़ती थी, कैसे उन्होंने हजारों मील दूर जाकर भारत का झंडा शान से गाड़ा था। यह सब बातें हमें एक नई प्रेरणा और नया जोश देती हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महत्वपूर्ण है और सबको पता होनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने में बिल्कुल संकोच न करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और इतिहास चर्चा करने से ही जिंदा रहता है। आज की चर्चा को हम एक बहुत ही सकारात्मक विचार के साथ खत्म करेंगे। जैसे चोलों ने अपनी मेहनत और लगन से विशाल समुद्र को जीता था, वैसे ही हम भी अपनी मेहनत से अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्यों को पा सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता और न ही असंभव होता है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है और जिसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही और रोचक जानकारी सरल भाषा में दें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो आपके लिए बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका एक लाइक हमारी पूरी टीम का मनोबल कई गुना बढ़ा देता है। हमें पता चलता है कि आपको हमारी मेहनत और हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं। हम आगे भी आपके लिए भारत के इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे। ऐसी कहानियां जो अक्सर किताबों के पन्नों में कहीं खो जाती हैं, लेकिन जिन्हें जानना हर सच्चे भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। इतिहास पढ़ते रहें और अपने महान देश और संस्कृति पर गर्व करते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार और रोमांचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।